देखें इस वीडियो में कौन चीज कि जगदीश चंद्र माथुर जो लेखक हैं वो सदानिया के, और ये क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर है जो कि यहाँ लाइट से नहीं दिखाई दे रहा है, ज्यादा लाइट है। कौन सा लेसन है? लेसन 7 लेसन। ये लेखक है, और कोई भी लेखक है तो लेखक लिखने का काम इंसान कर सकता है, कोई जानवर नहीं कर सकता है। और कोई भी जब लेखक है तो इसका जन्म होगा, नाम होगा। तो ये जो हमारे सामने लेखक है इनका पूरा नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। और ये लेखक है तो कौन से पाठ यानी लेसन के कौन से लेखक हैं? ओ सदा नीरा जो पाठ है उसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो किसी न किसी जगह पे हुआ। तो कौन से स्थान पे हुआ है इनका जन्म? जन्म स्थान शाहजहांपुर यूपी में। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो हम लोग के बगल में है ना। फिर इनका शिक्षा है, तो बिना शिक्षा के कोई लेखक कैसे बन सकता है? समझ में रहे ना? बिना सर्टिफिकेट के कोई लेखक बन सकता है, लेकिन बिना शिक्षा के कोई लेखक नहीं बन सकता है। देखेंगे इन्होंने जो ICSE यानी जो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस है, यानी इंटर इन्होंने साइंस कब किया? 1941 में किए। फिर इंटर के बाद इन्होंने MA किया, मतलब पहले इंटर 12th साइंस से पढ़े और उसके बाद MA कौन चीज से किया? आर्ट्स से कर लिए। समझे ना? MA क्या हो गया? कब किए? तो अंग्रेजी से किए। कौन चीज से? अंग्रेजी सब्जेक्ट से इन्होंने MA किया। और कौन से यूनिवर्सिटी से? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जो कि अब इलाहाबाद न रह करके प्रयागराज बन गया है। कौन चीज? प्रयागराज। फिर क्या है? इनको सम्मान मिला, मतलब एक सम्मानित लेखक के रूप में आगे सम्मान पाए। तो इनको कौन कौन से सम्मान मिला? इनको सम्मान मिला कौन चीज? विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित किया गया। इनको विद्या वारिधि जो पुरस्कार है इस उपाधि से इनको विभूषित किया गया। और फिर इनको कालिदास अवार्ड भी दिया गया, और बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। और इनके शिक्षा में क्या रहा कि जो है बिहार शिक्षा, कौन शिक्षा? यूपी शिक्षा न होकर के बिहार शिक्षा में इनको सचिव भी रहने का मौका मिला। और इनकी रचना देखोगे कि कौन कौन सी रचना भी किए हैं। इनकी रचना देखोगे, प्रमुख रचना में कौन चीज है? कितने सारे चीज की रचना की है, कौन कौन चीज अपनी कल्पना करके लिख पाए देखोगे तो क्या है कि 1936 से प्रथम एकांकी लिखे, जिस एकांकी का नाम रहा मेरी बांसुरी। का नाम रहा? मेरी बांसुरी का मंचन। और इसी तरह से 5 और एकांकी नाटक का संग्रह लिखे जो भोर का तारा रहा, और उसको 1936 में प्रकाशित किया गया। कब? 1936 में प्रकाशित यानी पब्लिश किया गया। फिर लिखे ओ मेरे सपने। क्या लिखे? ओ मेरे सपने, और इसको 1950 में प्रकाशित किए। फिर क्या रहा? मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी है ये भी, जो कि कोणार्क है, और 1951 में इसको प्रकाशित कर दिया गया। फिर लिखे दशरथ के नंदन, मतलब इसे खाली दशरथ नंदन है, गाना ना है कोनो? दशरथ के नंदन कोनो गाना है, लेकिन यहाँ क्या है? दशरथ नंदन, जो कि क्या है? जगदीश चंद्र माथुर जी का कृति है, रचना है। दशरथ नंदन इन्होंने कृति लिखा, और ये 1974 में प्रकाशित किए। कुंवर सिंह के टेक 1954 में प्रकाशित किए। गगन सवारी, हम लोग बाइक सवारी सुने हैं, ट्रेन सवारी, प्लेन सवारी, लेकिन इन्होंने कौन सी रचना कर रखा? गगन सवारी, जिसके रचनाकार जो किसकी कृति रहा? जगदीश चंद्र माथुर का, 1958 में प्रकाशित किया गया। इन्होंने और एक नाटक भी लिखा जो 2 कठपुतली रहा। क्या? 2 कठपुतली इनका एक नाटक है। और इतनी सारी महान कार्य करते हुए, रचना को करते हुए इनका जो निधन है 14 मई 1978 को दुनिया से चले गए। हकीकत तो यही है कि जो जन्म लिया है मरिहन जिन जना जन्म ले ले वाला का हो मर जियन। ठीक से? वो चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, अगर जन्म लिया तो क्या होगा? मरेगा।
इधर समझ में है। और फिर तनी सा इनके बारे में और आगे देखा जाए कि जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, कैसा लेखक है? जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी एवं प्रकाशक थे। प्रशासक है, कैसा है? शासक के बाद जो प्रशासक है, तो लेखक की दुनिया में, लेखनी की दुनिया में ये प्रशासक रहे हैं। कौन कौन चीज रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर? एक प्रतिभाशाली लेखक रहे हैं, नाटककार रहे हैं और संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक थे। उनका कार्य क्षेत्र बिहार था। जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र बिहार था। वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार को ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। किस रूप में? जो बिहार की विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे, वे कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर जी थे। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोक वार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थी। मतलब कि बिहार की संस्कृति की जो लोक वार्ता है, बिहार की संस्कृति के बारे में लोगों से बातचीत करने की जो विभूति रहा, वो कौन रहे? जगदीश चंद्र माथुर रहे। करें कि नाटक और उनके बहुविध शास्त्रीय एवं लोक रूप हमेशा उनके आकर्षण केंद्र रहे हैं। क्या रहे? जो शास्त्रीय एवं लोक रूप, जो यहाँ के लोगों का रूप रहा, ये क्या रहा? उनके आकर्षण का केंद्र रहे। मतलब बिहारी पहनावा जानता है लोग कैसे रहता है? मोरी पर गमछी बांध लो गर्मी के दिन में, कोनो स्टाइल मॉडल के काम नहीं है। धोती वोती पहन लो, एकदम हवादार रहेगा ना। सूती कपड़ा पहनो, मतलब पूरा कपड़ा पहनो। यहाँ जो बिहार की संस्कृति है, जो एक अलग है, जिसके बारे में ही लोगों से बताने का कार्य जगदीश चंद्र माथुर किए ना। इनका कार्य क्षेत्र ही रहा क्या? बिहार रहा। करें कि उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पना सक्रिय चेतन समाहित थी। इसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य कृतियां हैं, जो मंचन और अभिनेता की दृष्टि से सफल मानी जाती है। अभिनेता की दृष्टि से, यानी कि हीरो के रोल करने की दृष्टि से जानी जाती है। करेंगे श्री माथुर के लेखक में रचना भूमि का दायरा अपेक्षिक रूप से सीमित और छोटा है। कैसा है? अपेक्षिक रूप से सीमित में रहा और छोटा रहा। इनका जीवन से भी पता चल रहा है ना, जीवन भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सके ना, 50-60 साल तक जीवित रहे। 1917 में जन्म लिए और 1978 में मर गए, यानी कि 51 साल जिंदा रहे। 51 साल जिंदा रहे ना। इसके बाद क्या है? कह रहे हैं कि उनमें, यानी कि उसमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और अनुभव की शायद न्यूनता भी है, जिसे वे अध्ययन, कल्पना आदि के द्वारा पूरा करते हैं। मतलब कि कल्पना करने की क्षमता और अनुभव जगदीश चंद्र माथुर के अंदर न्यूनता रही है, यानी कि कम रहा है। समझ रहे ना? ज्यादा अनुभव नहीं रहा है और ज्यादा इमेजिन, यानी कि कल्पना करने की इनमें शक्ति कम थी, जिसको वे अध्ययन करके पूरा करते थे। कैसे? अध्ययन करके। जैसे मान लो कि अभी हम हैं ना, तो जिसे हम हैं तो क्या है कि ना कल्पना करने की उतना है और ना ही अनुभव है। तो इन चीज को पूरा कैसे कर सकते हैं? केवल अध्ययन करके, किताबों से ना करे। किंतु उनके साहित्य में संकीर्णता कहीं नहीं आने गई, यानी कहीं भी संकीर्णता नहीं पाई गई है। करे इसके बदले विषयक जनक रूप में एक संवेदनशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है और परिष्कृत रुचि के इस लेखक के साहित्य को ऊंचाई प्रदान करता है। मतलब कि इनको एक ऊंचाई पर जो है इनका साहित्य जो है क्या करता है? पहुंचा देता है। करें श्री माथुर ने लिखना प्राय चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था, किंतु उन्होंने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई ना। उनके लेखक में बहुलांश पर नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नव निर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि की छाप है। मतलब इन्होंने 40 के दशक में ही, यानी कि 1940 में ही क्या कर दिए थे? अपना लेखन कार्य शुरू कर दिए थे।
लेकिन इनकी प्रसिद्धि, इनका नाम पहचान नेहरू युग में होना स्टार्ट हुआ। कब से? नेहरू युग में ये एक कल्पनाशील बन गए, अनुभविक व्यक्ति बन गए। किस युग में आकर के? नेहरू युग में। करे तदनुरूप वे जीवन और रचना दोनों में एक सुव्यवस्था, सुरुचि और कलात्मकता को आवश्यक मानते थे। क्या चीज को? कलात्मकता को आवश्यक मानते थे। यानी कि जगदीश चंद्र जो माथुर हैं, ये कलात्मक, यानी कि कोई ना कोई आपके पास एक कला हो, इस चीज को महत्वपूर्ण मानने वाले व्यक्ति थे, आवश्यक मानने वाले व्यक्ति थे। कह रहे सौंदर्य प्रियता और लालित्य बोध उनकी अभिरुचि अंग है। कौन सा? सौंदर्य प्रियता और लालित्य बोध जो है उनकी अभिरुचि अंग है। इन बातों को उनकी नाट्य रचनाएं विश्लेषण में सिद्ध करती दिखलाई पड़ती है। मतलब इनकी जो भी नाटक है उसमें लालित्य बोध और साहित्य प्रियता जो है इसमें इनके नाटक में दिखलाई पड़ती है, तथा उनके संस्मरण विशेष रूप में प्रमाणित करते हैं। ये संस्मरण किन व्यक्तियों के हैं और उनके किन गुणों, प्रसंगों अथवा व्यक्तित्व चरित्र के पक्षों को स्मरण करता है। क्या चीज को? उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को क्या करता है? स्मरण करता है। लिखा स्मरण करने की शैली और स्मृतियों के संप्रेषण की भाषा क्या है, मतलब किस भाषा में संस्मरण करता है। तो यह सब देखना बहुत दिलचस्प है, इसलिए भी कि इससे लेखक के अपने बारे में बहुत कुछ अंतरंगता पूर्वक व्यक्त होता है। मतलब कि अंतरंगता पूर्वक यानी कि अपने आंतरिक रंगों को बखान कर देते हैं, किन शब्दों में लोगों के चरित्रों को अपने बारे में बताते हैं, ये चीज़ है। फिर है कि जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कुछ निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। ये निबंध व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है। मतलब इनका जो भी निबंध रहा है वो व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान रहा है। इनमें से एक निबंध उनकी पुस्तक बोलते छंद से यहाँ प्रस्तुत है। मतलब कि जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे, जगदीश चंद्र माथुर का जो ओ सदानीरा जो पाठ लिखा गया है, ये बोलते छंद निबंध से लिया गया है। कौन से लिया गया है? बोलते छंद निबंध से लिया गया है, जिसमें तीनों कोटियों के निबंधों का समाहार हो जाता है। मतलब कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा जो पाठ लिखा गया ओ सदानीरा, उसमें तीनों भाव प्रकट हो जाते हैं। समझ रहे ना? यह निबंध सदानीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। मतलब कि जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ओ सदानीरा पाठ लिखा गया है, ये गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है, पर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करता हुआ। मतलब उस नदी के किनारे जो जीवन चलता है, उस जीवन को प्रवाह अंतरंग झांकी पेश करता है, जैसे स्वयं गंडक की तरह ही प्रवाहित होता दिखलाई पड़ता है। मतलब उसके नदी के किनारे, जो गंडक नदी से किनारे जिस तरह से नदी प्रवाहित होता है, उसी तरह से वहाँ के लोगों का जीवन प्रवाहित होता है। इस तरह से लेखक क्या किया है? प्रस्तुत किया है इस निबंध में। समझ में? इसी में देखोगे और क्या दिया है, जो पानी के बारे में बताया है, जिसका नाम है अमृतलाल वेगर। क्या नाम है? अमृतलाल वेगर। जो पानी के बारे में बताए हैं और बोले हैं अजीब है यह पानी। क्या? अजीब है यह पानी, इसका अपना कोई रंग नहीं। तब पानी का कोई रंग होता है? पानी का कोई रंग नहीं होता है, पर इंद्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। मतलब पानी का कोई अपना रंग नहीं होता है, लेकिन इंद्रधनुष, क्या पानी का अपना कोई रंग नहीं है, लेकिन समस्त इंद्रधनुष के जितना रंग होता है सबको धारण कर सकता है। इसका अपना कोई आकार नहीं है। पानी का कोई अपना आकार होता है? नहीं होता है। तो पानी का कोई आकार नहीं है, पर असंख्य आकार ग्रहण कर सकता है। मतलब पानी का कोई अपना आकार नहीं होता है, लेकिन असंख्य आकार को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। जैसा भी आकार में डालो वैसा आकार हो जाएगा।
कह रहा है इसकी कोई आवाज नहीं, पानी में कोई आवाज नहीं होता है, यानी कि पानी की कोई आवाज नहीं, पर वाचाल हो उठता है तो इसका भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। मतलब कि जब पानी का अपना कोई आवाज नहीं होता है, लेकिन जब क्या हो जाता है, ये वज्र निनाद का रूप ग्रहण करता है। जब धीरे धीरे पानी गिरता है, बारिश होता है, झरना गिरता है, ना झरना के पानी जो पहाड़ से पानी गिरता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वज्र निनाद के रूप में, और इसका आवाज बहुत दूर दूर तक सुनाई देता है। कह रहा है गतिहीन है, मतलब पानी में गति कोई नहीं, पानी में गति है नहीं, पानी गतिहीन है, पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और उन्मत्त शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। क्या बन जाता है, मतलब पानी में कोई गति नहीं है, और पानी जब गतिमान होता है तो उन्मत्त शक्ति और क्या बन जाता है, अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके शांत रूप को देखकर ध्यान अवस्थित हो जाते हैं। जब पानी शांत रहता है तो शांत पानी को देख करके ध्यान अवस्थित हो जाते हैं, यानी कि ध्यान को अस्थिर कर लेते हैं। तो उग्र रूप देखकर भयाक्रांत, तो पानी का जो उग्र रूप जब देखते हैं तो भयाक्रांत यानी कि भय में आ जाते हैं, डर लगने लगता है। समझ में रहा ना। कह रहा है जीवन दायिनी वर्षा के रूप धारण करता है, मतलब कि जब जीवन दायिनी वर्षा के रूप में, जब वरदान के रूप में आता है, किस रूप में, वरदान है, तो विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर जल तांडव भी रचता है। मतलब कि विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण करके क्या करता है, तांडव भी रचता है। अजीब है यह पानी। तो कैसा लगा यह चित्र, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ओ सदा निरा निबंध जो है उसको पूरा पढ़ेंगे।